नमस्ते। कल हम लोगों ने लेज़र्स वाला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट किया था। उसके अंदर हम लोगों ने आइंस्टीन के कोएफ़िशिएंट्स है वो निकाले थे, आइंस्टीन के गुणांक निकाले थे, 3 थे वो। तो देखिए आज हम लोग उन्हीं गुणांकों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, दैट मीन्स रिलेशन अमॉन्ग आइंस्टीन कोएफ़िशिएंट्स। तो देखिए जब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं उस टाइम पे RMN हमारा है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि जो एम स्टेट में थे पहले उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर वाले स्टेट में गए, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पर गए, वो नंबर ऑफ़ एटम्स है तो वो जाएगा NM BMN यूनिक्लियर। क्योंकि देखिए NM तो हमारे पास था नंबर ऑफ़ एटम्स जो एम स्टेट के अंदर है, और किसी भी एटम की वहाँ ऊपर जाने की प्रायिकता कितनी होती है BMN यूनिक्लियर, इसलिए यह हो जाएगा RMN इक्वल्स टू NM BMN यूनिक्लियर, जो कि होगी नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि यहाँ से यहाँ पर गए हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोन्स के थ्रू, और RNM होंगे हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स जो ऊपर से नीचे आए हैं, मतलब किसी भी तरीके से आए हों, या तो आपके स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से दैट मीन्स स्वतः उत्सर्जन की वजह से आए हों, या फिर स्टिमुलेटेड एमिशन दैट मीन्स उद्दीप्त उत्सर्जन की वजह से आए हो, लेकिन दोनों में से किसी भी वजह से आएंगे तो वो पूरी हो जाएगी RNM के इक्वल। तो देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स जो ऊपर से नीचे आए हैं, तो इसमें से ANM हमारा क्या होता था स्पॉन्टेनियस एमिशन की वजह से, मतलब स्वतः उत्सर्जन वाली प्रायिकता थी, और BNM यूनियू जो होगी हमारी वो क्या थी स्टिमुलेटेड एमिशन दैट मीन्स उद्दीप्त उत्सर्जन की प्रायिकता। तो इससे हमारी ये ओवरऑल प्रायिकता होगी। और NN हमारा था नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, दैट मीन्स ऊपर वाली जो आपकी स्टेट है nth उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स है वो थे। इससे हमारे पास आ जाएगा RNM नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि ऊपर से नीचे आए हैं वो इक्वल होगा NN ANM प्लस BNM यूनियू के इक्वल। अब देखिए इक्विलिब्रियम वाली स्टेट के अंदर क्या होगा, जितने ऊपर से नीचे आ रहे हैं उतने ही नीचे से ऊपर जाएंगे, इसलिए आ जाएगा RMN होगा इक्वल RNM के। तो हम लोगों ने वही किया, MN था और RNM थी, उन दोनों की वैल्यूज़ को हम लोगों ने इक्वल कर दिया। उसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, उससे हमारे पास आ जाएगा यून्यू जो कि इक्वल होगा NN ANM अपॉन NM BMN माइनस NN BMN NM के इक्वल। तो देखिए इसमें हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया और बाहर लिखा, तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, राइट। जहाँ पे यून्यू हमारे पास क्या होती थी, एनर्जी डेंसिटी होती थी यून्यू। तो देखिए अब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी स्टेट के अंदर होते हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं e⁻⁻em अपॉन kpt के इक्वल। दैट मीन्स नंबर ऑफ़ एटम्स mth स्टेट के अंदर होंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे e⁻⁻em अपॉन kt के। वैसे ही नंबर ऑफ़ एटम्स जो nth वाली स्टेट के अंदर होंगे nn वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे e⁻⁻en अपॉन kt के इक्वल। इसलिए हमारे पास आ जाएगा NM अपॉन NN जो होगा हमारा वो इस वाली वैल्यू के इक्वल आ जाएगा e⁻⁻en अपॉन kt। अब देखिए en-em हमारा किसके इक्वल था hν के इक्वल, इससे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ये वाली जो वैल्यू है NM अपॉन NN वो यहाँ पर डालेंगे हम लोग, तो इससे हमारे पास आ जाएगा यून्यू इक्वल्स टू ANM अपॉन BNM अपॉन BMN अपॉन BNM e⁻hν अपॉन kt माइनस 1। अब हम लोग इसके अंदर प्लांक्स का नियम जो है वो लगा सकते हैं, यून्यू डी तो हम लोग प्लांक्स का लॉ था उसी से आता है 8πh⁵ d अपॉन c³ e⁻hν अपॉन kt माइनस 1। ये प्लांक्स का रेडिएशन लॉ होता है। इससे हम लोग यून्यू वाला जो है दोनों साइड उसको हम लोग कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को, और इससे हम लोग रिजल्ट्स निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज़ e⁻hν अपॉन kt था हमारा, उसके पास में हमारे इधर आता BMN अपॉन BNM, यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, दैट मीन्स BMN अपॉन BNM हमारा होगा वो इक्वल टू 1 होगा, और ANM अपॉन BNN था वो इक्वल होगा हमारे पास 8πh⁵ अपॉन c³ के। इससे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएगी। इसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं, देखिए BMN तो हमारे पास क्या था प्रायिकता ऊपर से नीचे से ऊपर जो जा रहा था वो वाला आइंस्टाइन का कोएफिशिएंट था, और ऊपर से नीचे आने वाला जो स्टिमुलेटेड एमिशन वाला था उसका कोएफिशिएंट था आपका BNM, तो वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं। 1917 में आइंस्टाइन ने ये दोनों इक्वेशंस दी थी। तो देखिए इसके थ्रू हम लोग कुछ कंक्लूजन से वो निकाल सकते हैं। पहली चीज़ कि BNM हमारा वो हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, राइट, दैट मीन्स उद्दीप्त उत्सर्जन है वो हमारा पॉसिबल है।
BNM जो होगा हमारा वो नॉन जीरो हो सकता है, दैट मीन्स ये उद्दीप्त उत्सर्जन, दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन है हमारा, वो पॉसिबल होता है। और इसी के का यूज़ हम लोग टाउन्स ने 1954 के अंदर किया था। दूसरी चीज़ हमारे पास आई BNM होता है, वो BMN के इक्वल होता है, दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन, दैट मीन्स उद्दीप्त अवशोषण और उद्दीप्त उत्सर्जन दोनों की जो प्रायिकता होती है वो हमारी सेम होती है। तीसरी चीज़ ANM/BNN जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है न्यू क्यूब के, दैट मीन्स जैसे जैसे हमारी एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एच न्यू की वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए न्यू की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा कि ANM/BNM की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ANM हमारा होता था स्वतः उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का कोएफिशिएंट, और BNM होता था हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का कोएफिशिएंट, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आइंस्टीन का कोएफिशिएंट। दैट मीन्स ANM की वैल्यू हमारी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी BNM से। उससे हम लोग बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता होगी हमारी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ेगा। दैट मीन्स न्यू की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी इस वाली स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रायिकता बढ़ती जाएगी स्टिमुलेटेड एमिशन के कंपैरिजन में। अब हम लोग देखते हैं स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है उनकी प्रायिकता का रेशियो। तो देखिए हो जाएगा हमारा ANM स्पॉन्टेनियस SP लिख दिया उसको, ST लिख दिया हम लोगों ने स्टिमुलेटेड के लिए, वो इक्वल होगा ANM/BNM यून्यू के इक्वल। तो हम लोग इसमें यून्यू की वैल्यू डाल सकते हैं। यून्यू की वैल्यू डालने में हमारे पास क्या आ जाएगा e⁻hν/kT BMN/BNM -1। यून्यू की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से डाली, देखिए ये हम लोगों ने लास्ट वाली में किया था डेरिवेशन में। यून्यू की वैल्यू थी हमारे पास AN/BNM BMN/BNM e⁻hν/kT -1 के इक्वल, वो हम लोगों ने वैल्यू डाली तो हमारे पास ये वाले आ जाएगा। लेकिन हमारे पास BMN और BNM होता है वो इक्वल होता है, इस वजह से हमारे पास आ जाएगा e⁻hν/kT -1। अब देखिए हम लोग दो कंडीशंस लगाएंगे, एक hν वेरी वेरी ग्रेटर देन KT और एक लगाएंगे hν वेरी वेरी लेस देन KT। तो देखिए जब hν वेरी वेरी ग्रेटर देन KT होगा तो हमारे पास क्या होगा e⁻hν/kT वो भी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। तो इससे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो आएगी स्पॉन्टेनियस एमिशन की, राइट, ये वो बहुत ज़्यादा होगा, इससे प्रोबेबिलिटी स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो होगी हमारी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्टिमुलेटेड एमिशन से। दैट मीन्स हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा उत्सर्जन के अंदर एमिशन के अंदर वो स्पॉन्टेनियस एमिशन का होगा जब hν बहुत ज़्यादा है KT से। लेकिन देखिए जब hν बहुत कम है KT से उस टाइम पे क्या होगा, हमारे e⁻hν/kT है हमारा वो बहुत कम होगा एक से, राइट, hν वेरी वेरी लेस देन KT होगा तो e⁻hν/kT हमारा बहुत कम होगा एक से। उस केस में क्या होगा, हमारे ये वाली जो प्रायिकता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, इससे हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा उस केस के अंदर वो स्टिमुलेटेड एमिशन का होगा। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो टॉवर्न्स थे उन्होंने क्या किया था, माइक्रोवेव्स के लिए लेज़र वाला एक्शन है उसको यूज़ किया था। तो उसके लिए देखिए उन्होंने क्या किया, hν बहुत कम रखा उन्होंने KT से। इससे उन्होंने अमोनिया के लिए किया था मेनली। तो उन्होंने अमोनिया हमारा क्या होता है NH3, उसके अंदर N एटम जो होता है हमारा उसके 2 लेवल्स हो सकते हैं। H होगा वो तो हमेशा ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा, लेकिन N जो होगा उसके 2 लेवल्स होते हैं उसके अंदर वो पाया जाता है। तो उन दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उस एनर्जी का फोटोन यदि हम लोगों को लगाना है तो उस एनर्जी का डिफरेंस का फोटोन जो होगा हमारा वो 24,000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का होगा। तो इतना फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग फोटोन डालते हैं तो वो फोटोन कौन सी रेंज में आएगा, हमारा माइक्रोवेव रीजन में आ रहा था। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते थे, मेजर, राइट, लेज़र की जगह हम लोगों ने मेजर बोला था क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो दोनों ऊर्जा स्तर है हमारे उन दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब वो क्या करते हैं, जो उच्च ऊर्जा वाले स्तर है वो जब एक्साइट किया जाता है उन्हें तो वो चले जाते हैं रेजोनेंट कैविटी के अंदर। फिर उसमें उस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में उस एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, जो भी फोटोन्स आएंगे वो उनको प्रेरित करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, दैट मीन्स उद्दीप्त उत्सर्जन के करेंगे। तो उद्दीप्त उत्सर्जन के लिए जब वो प्रेरित करेंगे तो जितने भी फोटोन्स हमारे उद्दीप्त उत्सर्जन दैट मीन्स स्टिमुलेटेड एमिशन से करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन के होते हैं, सेम फेज के अंदर होते हैं, स्पेशली कोहेरेंट होते हैं। उन सब की फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो सेम होती है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होते हैं, दैट मीन्स वो एक मेजर की तरह वर्क करेंगे। अब देखिए इसके लिए ताकि ये लेज़र एक्शन सही से चले हम लोगों को क्या चाहिए, ऊपर वाले जो है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होने चाहिए या फिर hν जो होगा हमारा वो बहुत कम होना चाहिए KT से। ये दोनों में से एक चीज़ चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वो क्या होता है, एक और स्टेट है हमारी जिसको हम लोग मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं। उसमें क्या किया जाता है,
उसमें क्या होता है कि जो भी एटम होता है मेटास्टेबल स्टेट में जब होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्साइटेड स्टेट से। दैट मीन्स नॉर्मली वो 10⁻⁸ सेकेंड्स के लिए रह सकता है, लेकिन यहाँ पर वो उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रह सकता है, उसके बाद में वो वापस से नीचे की साइड जाएगा। दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए उसका जो काल होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है मेटास्टेबल स्टेट्स के अंदर। इसलिए क्या करते हैं, जब लेज़र्स के लिए यूज़ किया जाता है हम लोगों का कोई भी सैंपल, उसमें उनको एटम्स को हम लोग एक्साइटेड स्टेट की जगह मेटास्टेबल स्टेट है वहाँ पर ले जाया जाता है, फिर वहाँ मेटास्टेबल स्टेट में उसको इंटरेक्ट कराया जाता है जो भी हमारे फोटोन्स है उससे, और उससे वो निकालने की जो प्रायिकता होगी, दैट मीन्स उसका जो एटम है मेटास्टेबल स्टेट में उसका इंटरेक्ट करने की फोटोन से वो ज़्यादा प्रायिकता होती है। इस वजह से क्या किया जाता है, लेज़र्स के अंदर हम लोग नॉर्मली मेटास्टेबल स्टेट में लेके जाते हैं एटम्स को, फिर वहाँ से वो इंटरेक्ट कराते हैं फोटोन से ताकि प्रोसेस ज़्यादा ईजीली हो पाए। तो अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ लेज़र एक्शन। थैंक यू।